वेलकम बैक व्यूअर्स टू सेहत 24/7। और अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। यू वर टेलिंग अस अबाउट फ्यू जो टिप्स हैं जिस पे अमल करके अपना स्ट्रेस थोड़ा कम किया जा सकता है। हाँ, सबसे बड़ी टिप तो ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग, ख्याल को मुस्बत रखें। जैसा कि मैंने जिक्र किया, हम अल्फाज भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो नेगेटिव होते हैं और वही फिर हमारी सोच को नेगेटिव बनाते हैं जी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि आप अगर अपनी सोच जहाँ आपकी सोच जा रही है उस चीज़ को बढ़ा रही है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव बढ़ रही है, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव बढ़ रही है। ठीक। योर थाट्स बिकम थिंग्स। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ये सोचना होता है कि हमें स्कैन करना होता है कि हमारा जहन किधर जा रहा है। डिप्रेशन का मरीज़ है, उसका ज़्यादातर उसकी नेगेटिव सोच होती है। हम कहते हैं ज़रा बैलेंस कर लें। उनसे पूछते हैं कि आप कम सोचा करें, अगर नहीं हम सोचे बगैर रह नहीं सकते। एग्जैक्टली। और फिर कहते हैं हमारी टेंशन इतनी ज़्यादा है कि हम नहीं सोचेंगे तुम्हारा तो गुजारा ही नहीं है। उनसे पूछे सोचते क्या हैं, तो वो सारी नेगेटिव थाट्स होती हैं। ये हो गया, घर में ये हो गया, बाहर ये हो गया, और जो नहीं हुआ वो भी कि होने वाला है या हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा खैर की तवक्को रखनी चाहिए। और इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये स्कैन करें कि आपकी सोचें ज़्यादातर वक्त किधर हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं या नेगेटिव। नेगेटिव आती है, नेचुरल है, लेकिन उससे ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, वहाँ से स्विच करना चाहिए। स्विच करने के लिए है कि आप कैसे उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए फिर यही, जैसे मैंने बताया आपको, कि मेडिटेशन अगर करते हैं, मेडिटेशन भी तभी करें अगर पॉजिटिव थिंकिंग हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसमें बड़ा काम करती हैं। ठीक। फिज़िकल एक्सरसाइज, वॉक, हम लोग अब इन चीज़ों के आदी नहीं रहे शहरी ज़िंदगी में। ख़ास तौर पे वॉक ज़रूरी है, फिज़िकल एक्सरसाइज, योगा। ठीक। उसमें ख़ास तौर पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई जाती हैं। अभी मैं एक ख़ास पेशेंट का जिक्र कर रहा था जो 10 साल से जिसको डिप्रेशन था। उस पर मैंने काफ़ी तरीके आजमाए, हिप्नोथेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी, रेकी, लेकिन एंड में आखिर मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज शामिल करनी पड़ी। उससे भी ऑक्सीजनेशन होती है ब्रेन की और उसकी जो है ना अल्टर स्टेट ऑफ माइंड आप बेहतर हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं ब्रीदिंग की। ठीक। तो और कोई टिप्स जो आप बताना चाहें कि जो एक आम लाइफ में एक डिप्रेशन का जो पेशेंट है वो तो थोड़ी ग्रेव कंडीशन है, पर हमारी लाइफ में आम तौर पे इतना स्ट्रेस हो गया है। व्हेन आई वाज ड्राइविंग टू लाइक जब मुझे यहाँ पे आना था प्रोग्राम करने के लिए, इतना स्ट्रेस, यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक है, गर्मी सख्त है, गाड़ी का ऐसी काम करना छोड़ जाता है। उन सारी चीज़ों में बंदा क्या करे? मतलब टेंशन तो होगी ना, लेकिन इस चीज़ को फिर कैसे कम कर सकते हैं हम? हाँ, इसके लिए जब हम ये मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, आप तसव्वुर में किसी ऐसी जगह चले जाते हैं, पुरसुकून जगह में। अगर आप गाड़ी खड़ी है इशारे पे, तो अब ये टेंशन के बजाय कि इशारा कब खुलेगा, आप थोड़ी देर के लिए आप किसी मरी के सीन को जहन में ले आएँ। सही है। तो इस तरह से आप कहीं और जा सकते हैं और अपने जहन को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ना मैं भी तो टेंशन से होकर आई हूँ, पर मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई चेहरे पे कोई ऐसे आसार है। बिकॉज मुझे थोड़ा सा यही था कि अगर एक चीज़ आपकी टेंशन में गुजरी है, जस्ट लीव इट देयर। आप एक जो नया काम करने जा रहे हैं उसमें पॉजिटिव चीज़ के ऊपर फोकस करें और अपने माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेकर जाएँ। हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं नौशीन बात कर रही हूँ लिया से। जी नौशीन, क्या क्वेश्चन बात करनी थी? जी बताइए। मेरी मदर हैं, 65 ईयर्स ओल्ड हैं तकरीबन। उन्हें डिमेंशिया है जो देखने में आया, मतलब वो बात नहीं कर पाती हैं, फील करती हैं, सब कुछ कह पाती हैं, लेकिन अल्फाज उन्हें नहीं आते यार कि मैंने क्या कहना है। और काफी बुरी दिन ब दिन उनकी कंडीशन जो है वो ज्यादा होती जा रही है। इवन हम लोग कॉन्टिन्यूस उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन कोई हल मिल नहीं रहा है। ज्यादा से ज्यादा उनकी हालत अबतर होती जा रही है। डॉक्टर साहब बता सकेंगे कि उनके लिए किससे ज्यादा साइकाइट्रिस्ट से हमें बात करनी चाहिए या कोई न्यूरो सर्जन हो उनसे बात करनी चाहिए, या उनका कोई इलाज? आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हाँ, कितने अरसे से तकलीफ है उनको? उन्हें तकरीबन 3 साल हो गए हैं या 4 साल। दिन ब दिन उनकी हालत खराब होती जा रही है। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है नौशीन, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी। असल में डिमेंशिया होता है भूल जाने का मर्ज़। तो बुढ़ापे में जाके कुदरती ऐसा होता है कि रोज़ाना है थाउजेंड्स ऑफ ब्रेन सेल्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद नए पैदा नहीं होते। जी। उसके लिए फिर उन्हें या तो ऐसी एक्टिविटी रखनी होती है या एक्सरसाइज या लोगों से मिलना जुलना या बातें करना। जी। लेकिन बाज़ अगर सीरियस हो जाए तो उनको ये भी भूल जाता है कि आज कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है, या कब वो सोए थे और खाना कब खाया था वगैरह। जी। बल्कि मैं जिक्र करना चाहूँगा कि अमेरिकन सदर जो थे रोनाल्ड रैगन, उनको भी आखिरी दिनों में यही बीमारी हो गई थी। जी। तो इसको फिर बल्कि एडवांस लेवल में इसको अल्जाइमर डिजीज़ भी कह सकते हैं। जी। तो उनको तो सबसे पहले दिखाना चाहिए न्यूरो सर्जन को। ठीक है। और उसके अलावा अगर वो अल्टरनेटिव मेडिसिन में आना चाह रहे हैं तो रेकी
उनमें कराएं किसी से या खुद सीख लें, उनको रेकी कर दिया करें, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। ये इसमें हेल्प करेगी? जी जी। डिमेंशिया को रोका भी जा सकता है और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है जी डॉक्टर साहब। अच्छा, मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है जो ख्वाब आते हैं जी, इनका क्या रोल होता है आपकी लाइफ में? इसको भी डील करती है ये मेडिसिन? इसके बारे में कोई इसकी जस्टिफिकेशन है? हाँ, असल में तो इस वक्त जो नफ्सियात के जो बाबाए नफ्सियात हैं फ्राइड, उनकी एक बहुत बड़ी किताब है 600-700 सफ़े की, उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ख्वाबों की ताबीर। तो वो जब साइको एनालिसिस करते थे तो वो मरीज़ से उसके पूछते थे कि क्या ड्रीम आया है, क्योंकि जो ड्रीम आता है वो उससे पता चलता है कि उनके दिमाग में इस वक्त क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, तो उससे क्लू मिलता है। अच्छा, कि उसके हालात कैसे हैं और क्या चीज़ है जो उसे इस वक्त डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आया है या साइकोलॉजिकल डिजीज़ में आया है। ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैडम, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ, अदनान। जी अदनान, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। मुझे डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन करना था अपने माइंड के सिलसिले। जी ज़रूर बताइए, क्वेश्चन बताइए। डॉक्टर साहब, बात ये है कि मैं कारोबार आज से 10 साल पहले ख़त्म कर चुका हूँ जी, और मेरे 4 बच्चे हैं और मैं बड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ और माइनस सोच की तरफ मेरा माइंड बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक। और मैं हमेशा प्लस सोच की सोचता हूँ, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास माइनस आंसर बहुत ज़्यादा होते हैं और चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और मैं माइनस काम ही करता हूँ। लेकिन दिल ये कहता है कि मैं कभी माइनस काम ना करूँ, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरन माइनस काम करने पड़ते हैं। लेकिन मेरा माइंड जो है ना, माइनस को एक्सेप्ट नहीं करता। तो प्लीज़ डॉक्टर साहब को ये बताइए कि मैं अगर अच्छे काम और नेक इंसान बनना चाहूँ तो मैं किस तरीके से अपने आप को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अदनान। वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी डॉक्टर साहब हम जल्दी से अदनान साहब के क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। जी, अदनान साहब ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि नेगेटिव कामों से बच के जी और पॉजिटिविटी की तरफ आऊं, अच्छे काम करूं, तो ही इज़ ऑलवेज़ वेलकम। इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। बिल्कुल। अलबत्ता ये है कि हम इस बात को समझते हैं कि हालात ऐसे हैं, बाज़ लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो पॉजिटिव काम करने के उनको मौके नहीं मिल रहे। तो इस ज़माने में ये भी है कि अगर आप सीधे रास्ते पर आएँ तो उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आपका जो माजी है उसको आप फरामोश कर दें या माफ़ कर दें। सही है। अगर आपने माजी को माफ़ नहीं करते तो फिर आपको गिल्टी फीलिंग होती है, और गिल्ट फीलिंग से फिर आप रिजेंटमेंट होती है, फिर आप अपने आप को पनिश करते हैं, यानी अपने आप को अंदरूनी तौर पे सज़ा दे रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये टेंशन का बड़ी वजह होती है, आपके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। चलता है। और इसलिए जब हम कहते हैं कि दूसरों को माफ़ करना चाहिए, दूसरों को माफ़ करने से पहले अपने आप को माफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स ट्रू। और इसमें जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी आ जाता है कि जब हम, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो सबसे पहले यही कि अल्लाह ताला से ही माफ़ी मांग ली जाए, तो उसके बाद फिर आई थिंक आपको गिल्ट रहता नहीं है अल्टीमेटली। हाँ, सही बात है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, जिसका अभी हमने कुछ पोर्शन से टच किया है, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड ऑफ कोर्स, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? असल में साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए ही अल्टरनेटिव मेडिसिन शुरू की गई है। ठीक। और इसको इंटीग्रेटेड या कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी इसलिए कहते हैं कि ये उसमें जो कमी रह गई है मेन स्ट्रीम जो मेडिसिन में, उसको ये पूरा करे। अब मसलन रेकी देने से अगर कोई डिजीज़ अगर वैसे खाली दवा से कि 6 हफ्ते में ठीक होती है, तो रेकी देने से ये 3 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। अच्छा। तो वो जो है ना एक्सीलरेट हो जाते हैं आपका हीलिंग। जैसे एक दवाई के साथ एक अच्छी खुराक आप लेते हैं, जी हाँ, उसी तरह ये भी हेल्प करती है। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है, आपके ऑरा को मजबूत करती है, बढ़ाएगी। इसी तरह जैसे अल्टरनेटिव मेडिसिन के और भी ब्रांचेज हैं। अब जो होम्योपैथिक वाले हैं उनकी फ़िलासफ़ी ये है कि वो आपकी वाइटल फोर्स को मजबूत करते हैं। वो कहते हैं डिजीज़ इसलिए आती है कि आपकी वाइटल फोर्स कम हो गई है। ठीक। तो उसको वाइटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है असल में तो वो है अल्लाह ताला ने आपको खुद दिया है जी। और सैकड़ों हज़ारों साल पहले की अगर आप हिस्ट्री लें तो पता चलेगा कि ना डॉक्टर होते थे, ना हॉस्पिटल होते थे जी। तो इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियतें दी हैं
कि उसकी हीलिंग अपने तौर पे भी हो जाती है। अब देखें खुदा न खास्ता अगर नाखून निकल जाए और फिर आ जाता है, आप बाल काटते हैं दोबारा आ जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने आप कट लग जाए वूंड ठीक हो जाता है। तो ये हीलिंग कैपेसिटीज़ अल्लाह ने दी हैं। अलबत्ता ये है कि आप नेचर के करीब रह के और जो सैकड़ों हज़ारों साल की जो तारीख से हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं उन पे अमल करके चला जा सकता है। अब आप कोई भी दवा ले लें, उसका लिटरेचर पढ़ें, पता चलेगा। पहले हर दवा में लिखा होता है पॉइज़न जी, आजकल ये पॉइज़न लिखने का रिवाज तो ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। उसके अलावा बाज़ ऐसी डिजीज़ हैं जहाँ जाके मेडिकल साइंस एक जो है डेड एंड पे जाके खड़ी हो जाती है, एक बंद गली में, तो वहाँ फिर आपको कोई हल नहीं मिलता। ख़ास तौर पे आप देख लें कैंसर है, एड्स है, इस तरह की तकलीफ़ें हैं, तो वहाँ हमें लाजमन फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। ख़ास कैंसर में भी अगर लास्ट स्टेज भी हो, बिनाइन ट्यूमर तो उससे हील हो सकते हैं, इसका मेरा अपना तजर्बा भी है। अलबत्ता जो मैलिग्नेंट हैं आखिरी स्टेज पे है, तब भी मरीज़ को ये है कि उसका पेन कम हो जाएगा, उसके इमोशनल जो ट्रामा है वो कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम डॉक्टर साहब। इट वाज सच एन इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम और मुझे डिस्कस करके इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा और बात करके बहुत मज़ा भी आया और मुझे खुद बहुत नॉलेज मिला और आई होप आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाएँ। दो हमारे इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में एटलीस्ट है, क्योंकि हमारी नेगेटिव थिंकिंग हमारे हालात को बेहतर नहीं कर सकती है। अगर हालात को कोई चीज़ बेहतर कर सकती है वो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है। तो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करें और आज की डिस्कशन पे आपने गौर किया होगा, जिस पे हमने मेन फोकस इसी चीज़ पे किया है कि अपने दिमाग को और अपनी सोचों को पॉजिटिव रखें और मस्बत थिंकिंग की तरफ लेकर जाएँ। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आएँगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।